एक गांव के प्रधान पति को दो मजदूरों की तलाश थी। मजदूरों की तलाश करने की काफी समय से सोच रहा था। तभी दिमाग में आता है कि उसके जानकार भी दोस्त हैं और वह खेती किसानी भी करते हैं। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि लगभग एक ही घंटे काम करना है और एक घंटे के बदले तुम दोनों को लगभग 700 रुपए से 7,000 मिल जाएंगे। साथ ही जो भी जितना भी शराब पी सकते हैं, आप अपने मर्जी से उतना शराब पी सकते हैं। जैसे ही ये बातें दो मजदूरों सुनते हैं, सुनकर वो मजदूर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा भी क्या काम करना है, सिर्फ एक घंटे काम करना है हम दोनों को, और वो भी अपने खेत पर काम करना। एक घंटे के बदले अगर हम लोगों को 1400 रुपया से लेकर 7,000 की रकम मिल रहा है, तो हम दोनों ये काम करने के लिए तैयार है। तो मजदूर कहते ठीक है, मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। तो प्रधान जी कहते ठीक है, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, तुम टाइम पे वहीं पहुंच जाना जहां पर तुम खेती बाड़ी करते हो। अब दोनों मजदूर वहीं पहुंच जाते हैं। साथ में वह लेके आता है स्कूटर पर बुलाकर एक लड़की को। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके बाद यहाँ उन दोनों को शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद वह कहते हैं इस लड़की को 8-9 फुट गहरे गड्ढे में दबाना है। 1 से 1.5 घंटे में एक काम हो जाना चाहिए। प्रधान जी वो मजदूरों को कहते हैं ठीक है, वैसा ही काम होता है। प्रधान पति जो उन दोनों मजदूरों से कहता है, ये दोनों मजदूर गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की को गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके उसे गड्ढे में दबाकर आराम से निकाले जाते हैं। जिस खेत में पानी चलता है इसे बोला जाता है बरहा बोलते हैं। उस बरहे में वो गड्ढा बनाया गया था। लगभग 40 दिन तक वह लड़की उसके अंदर दबी हुई रहती है और 40 दिन के बाद जब बाहर निकलती है तो लोगों को इस कहानी को सुनाने के बाद यकीन नहीं होता है कि यह कैसा प्यार था और ये कैसे मजदूर थे कि मामूली सी बात पर उन्होंने हत्या कर दी। तो नमस्कार माता एवं बहनों, दोस्तों एवं साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का एक थाना लगता है दातागंज, और दातागंज थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है हासिमपुर। हासिमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है नूर हसन होता है। नूर हसन दरअसल अपनी भांजी की तलाश कर रहा था। उसकी भांजी की उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसने मुस्कान को हर जगह तलाश किया, जहां जहां मुस्कान काम करती थी मुस्कान लेकिन कहीं नहीं मिली। वह थक हार जाता है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर वहां अपने कंप्लेन को रजिस्टर करवाता है। पुलिस से कहता है कि मुस्कान घर से निकली थी लेकिन वह अभी तक नहीं आया और मुस्कान का 3 साल का एक बेटा है जो अपने माँ को ना देखकर वो बहुत परेशान हो रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप अपने घर चले जाए, हो सकता है वो किसी काम से कहीं गई होगी, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मुस्कान आपके घर आपकी भांजी चली आएगी। फिर पुलिस वाले की बात सुनकर नूर हसन अपने घर चले जाते हैं और वहां उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन इंतजार करने के बाद भी वह वहां पर नहीं आते हैं। फिर उसको शक होने लगता है। फिर वह पुलिस के पास जाते हैं और फिर से इन्वेस्टिगेशन जारी करते हैं। फिर से वो कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं। 28 फरवरी 2025 को एक मामला आता है और मामले में जो रीजन निकलता है जिस पर शक जाहिर किया गया था, जो कि उधानी थाना क्षेत्र का गांव अल्लाहपुर है और अल्लाहपुर का वो निवासी होता। 28 फरवरी को 2025 को पुलिस ने उसे जाहिर किया जा रहा था। पुलिस जब उसके बारे में पता करती है तो वह जेल चला जाता। आखिरकार उस नूर हसन ने पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट की तो पुलिस वाले ने भी थोड़ा इस बात को लेके गंभीरता से ली और एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। सिविल लाइसेंस थाने में 2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और दरअसल इस मुकदमे की धारा में यह बताया जाता है कि हत्या या फिरौती के लिए किसी का अपहरण करना। पुलिस अब जैसे ही व्यक्ति का जेल चला जाता है, पुलिस ने जैसे ही पहले धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, पुलिस भी अभी धीरे धीरे प्रयास कर ही रही थी
कि मुस्कान का कहीं अता पता चल नहीं रहा। लगभग 27 दिन बीते जा रहे थे। इस व्यक्ति को जो जेल चला गया, 27 दिन के बाद जब वापस लौट कर आता है, फिर नूर हसन कहता है कि साहब एक बार नूर हसन कहता है कि साहब एक बार तो पूछ लीजिए, रिजवन से हो सकता है यह बता दे कि उसकी भांजी कहाँ है। पर लेकिन जब पुलिस वालों को लगता है कि ठीक, इसके बातचीत करते हैं। 27 दिन जेल में रहने के बाद जब वह वापस लौट कर आता है, आखिरकार उससे पूछा जाता है और पूछने के बाद पता चलता है कि दरअसल रिजवन की एक बीवी है जिसका नाम है ज़ैनब। ज़ैनब जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान है, इसको प्रधान पति बुलाया करते हैं। ज़ैनब प्रधान होने के साथ साथ महिला, क्योंकि वो गांव की एक महिला होती है, महिला के साथ वो आरक्षित सीट होती है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि इसने 2 शादियां की है। एक शादी ज़ैनब से की है और दूसरी शादी जो उसने की है उस लड़की से की है जिसका नाम मुस्कान है, और यह जो बच्चा है 3 साल के बाद आसपास का रिजवान का ही बच्चा है। पुलिस ने तब इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार रिजवान जब जेल से छूट के आता है तो पुलिस उसे हिरासत में लेती और उससे पूछताछ करती, और पूछताछ करने के दौरान जब उसे सख्ती से पेश आती है तो आखिरकार रिजवान पुलिस के सामने कुछ कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। साल 2020 की यह बात है जब मुस्कान नौटंकी में काम करती थी और वहां पर डांस क्या करती थी। तो देखने में वो बहुत ही सुंदर थे, लेकिन डांस भी बहुत अच्छा किया करती थी, इसलिए रिजवन का उस पर दिल आ जाता है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था कि मुस्कान की वहां जहां रिजवन शामिल नहीं होता था। दोनों की कब आंखें चार हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती है। तभी इन दोनों ने फैसला लिया कि अब से आने की 2025 से अगर ये 4 साल माइनस करेंगे, 2021 के आसपास की बात है, दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद खुद भी शादीशुदा होता है, उसके बावजूद भी मुस्कान से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद बीवी जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान ही होती है, साथ ही जो दूसरी बीवी होती है वो बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जहानाबाद गलाम पट्टी में वहां उसको रखता है और वहीं पर रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन कुछ भी वक्त बीतने के बाद, लगभग 3 साल के आसपास के बीतने के बाद, प्रधान जो आनी के ज़ैनब की इस बात का पता चलता है। उसके पति ने दूसरे शादी कर रखी और घर में इसी बात को लेकर कभी न कभी क्लेश होता था, लड़ाई झगड़े होते थे और इस लड़ाई झगड़े के रूप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आनी की प्रधान जो अपने ही पति के साथ झगड़ा करने लगती है, वह परेशान हो जाते। उधर वो अपने बीवी के पास जाता है तो बीवी भी दूसरे वाले उसे झगड़े ही करते थे। पहले वो महीने के 10 रुपए खर्च मांगा करते थे, लेकिन बाद में उसकी रकम बढ़ने लगी और उसे कहा कि 40 से कम नहीं लूंगी, इसलिए 40 की उसने डिमांड की। अब वो समझाने लगता है कि इतनी इनकम नहीं है, करूँ तो क्या करूँ। घर जाता है, उसकी पहली पत्नी वाली लड़ती, यहाँ आता है दूसरी पत्नी लगातार पैसे की डिमांड कर रही। तभी इसने फैसला लिया क्यों न इसे एक रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि उसने मुस्कान को रास्ते से हटाने के लिए 2 मजदूरों को तलाश शुरू कर दिया। आखिरकार 2 मजदूर उसे ऐसे मिल जाए जो राज कभी न खोले। आखिरकार उधानी थाना क्षेत्र के गांव नरऊ लगता है। वहां के रामोतार और राधे श्याम जो दोनों ही खेती बाड़ी करते थे, गांव के ही रहने वाले रविंदर के खेत में वो फसल वगैरह उगाया करते थे। तभी रिजवन ने इन दोनों से संपर्क किया, राधे श्याम और अवतार से। इनसे कहा कि तुम्हें दोनों को मैं 70 से 60 हजार रुपए दूंगा और मुंह छोड़ शराब पिलाऊंगा, बस मेरा 1 घंटे का काम है, बस तुम दोनों वो काम कर देना। उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम काम क्या कराना चाहते। बोले कि काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अगर कर दोगे तो पैसे भी हाथों हाथ दे दूंगा। जैसे ही रिजवन ने इन्हें लालच दिया, वो दोनों तैयार हो जाते हैं और 18 फरवरी 2025 की यह बात है। यह उन दोनों से कहता है कि उसी खेत में मिलना है जहां पर तुम काम करते हो। दरअसल उसी खेत में वो पहुंचता है अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर, जो दूसरी बीवी होती है। बच्चे को वो घर में ही छोड़ देते हैं। वहां पहुंच जाते हैं और जाने के बाद उसकी पत्नी बार बार पूछ ही रही थी कि यह गांव जंगल में तुम करने क्या आए। वो कहता है
कि जल्दी भी तुम्हें एक राज खुलेगा, तुम्हें पता चल जाएगा। जब वहां पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई जितनी शराब पीनी है उतनी शराब पियो, लेकिन इसका कत्ल करना है। जैसे ही मुस्कान को यह बात पता चलती है उसका कत्ल होने वाला है, उसको मारे जाने वाला है, वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों ने उसे जकड़ लिया और पकड़ लिया और दुपट्टे से उसका गला दबाकर घोंटा। जब तक उसकी लड़की के प्राण नहीं निकल गए, आखिरकार मुस्कान मर जाती है। मरने के बाद वह फिर से शराब वगैरह पीते हैं और पीने के बाद फिर एक गड्ढा खुदवाया जाता है उसी बारे में। और जिस बरहे में लगातार पानी चला करता था, 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता। गड्ढा खोदने के बाद तीनों बारी बारी से उस लड़की को उस गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं, यह सोचकर इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं हो सकता है। लेकिन इस लड़की को जो मामा होता है नूर हसन, अपनी भांजी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसने लगातार अथक प्रयास से आखिरकार पुलिस थोड़ी जागती और जागने के बाद जब इस घटनाक्रम का इसके कत्ल के यानी 18 फरवरी को इसकी कत्ल किया जाता है और 30 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। यह खुलासा होता है जब चांद रात थी, जब लोग चांद की दीदार करने की तैयारी कर रहे थे, तो इधर खेत में जाने के बाद नरेल गांव में होता है। वहां पर जेसीबी की मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा था और लाश निकालने की जब कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है वह कंकाल बन चुकी थी। इस लाश को ले जाने के लिए उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और जांच में यह आता है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई थी। यह सचमुच में यही इस मुस्कान की ही लाश है। इसके लिए उसके बेटे को डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए की रिपोर्ट साथ ही इस महिला का डीएनए सैंपल लिया गया, उसे मिलान किया जाएगा कि यह देखने के लिए कि यह पुख्ता सबूत मुस्कान ही है या कोई और है। फिलहाल पुलिस ने इन 3 आरोपियों को, जिसमें रिजवान रामोतर और आदिल अमीर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम का जब खुलासा तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों ने फिर अंदाजा लगाया कि जब रिजवान जेल जा रहा था यानी 28 फरवरी 2025 को, तभी वह छोटी सी मामूली से धारा उसे जानबूझकर उस धारा को चाहता था। वकील से कहा कि अपनी जमानत करा सकता, लेकिन उसने जानबूझकर जमानत नहीं कराई। वह चाह रहा था कि वे जेल चला जाएगा और जेल जाएगा तो उससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जैसे ही वो जेल से छूट के आएगा उसके बाद में पुलिस इस मामले को गंभीरता से जरूर लेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोग ये समझ सकते हो कि ये कहानी हमें ये सिखाता है कि कहावत फिल्मों में अक्सर आपको डायलॉग सुने हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और बहुत से फिल्मों में हमें ये दिखाया जाता है कि कानून अंधा होता है। लेकिन कानून अगर अपने जगह पर आ जाए तो बड़े से बड़े गुनाह को कबूल कराया जा सकता है। इसलिए हमें कोई भी काम हमें सोच समझ के करना चाहिए, और जो भी काम होता है हमें अपने ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।